आपके हिसाब से आज के युवाओं को क्या ज़रूरत है इसमें से? अपने अधिकारों के लिए संघर्ष करना और तब तक संघर्ष करना जब तक वो हासिल ना हो जाए। नमस्कार, टीवी 9 डिजिटल में आपका स्वागत है। मेरा नाम है सज्जन कुमार और इस समय हम पहुंचे हैं चंडीगढ़ में। तो अगर आप इस देश के नागरिक हैं तो आपने भगत सिंह का नाम जरूर सुना होगा, और अगर आप भगत सिंह को पढ़ने के इच्छुक हैं तो आपने एक प्रोफेसर का नाम जरूर सुना होगा जिनका नाम है प्रोफेसर चमन लाल। प्रोफेसर साहब, सबसे पहले स्वागत है आपका। जी शुक्रिया। हाँ, तो प्रोफेसर साहब पिछले काफ़ी सालों से भगत सिंह पर काम कर रहे हैं और दिल्ली की जेएनयू विश्वविद्यालय में पढ़ा चुके हैं। इसके अलावा पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला में भी पढ़ाने का काम कर चुके हैं और कई जगहों पर इन्होंने अपनी सेवाएं दी हैं। तो आइए इनसे अब जानते हैं भगत सिंह के बारे में। सर, सबसे पहले तो ये जानना चाहेंगे हम कि आपने क्रांतिकारियों की लिस्ट में सबसे पहले भगत सिंह को क्यों चुना? ऐसा है कि ये सच है कि इस देश में या किसी भी देश में हज़ारों लोग क्रांतिकारी भी होते हैं, देशभक्त भी होते हैं, अगर कहीं स्वतंत्रता आंदोलन चल रहा हो तो उसमें भी शामिल होते हैं। लेकिन उन सभी देशों में, जैसे हम अपने देश में भी देख सकते हैं, कुछ नाम होते हैं जिनका अतिरिक्त महत्व हो जाता है। जैसे हमारे देश में महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, तो ये तमाम लोग, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, डॉक्टर अंबेडकर, भगत सिंह, ये कुछ नाम हैं जो थोड़ा सा बाकी लोगों से ज़्यादा पॉपुलर हो जाते हैं, लोकप्रिय हो जाते हैं। सबसे बड़ी समस्या ये है कि आज के, ख़ासतौर पे आज के दौर में, कि वस्तुगतता या ऑब्जेक्टिविटी, इसको परे करके लोग सब्जेक्टिविटी या आत्मगतता का शिकार है। माने वो जो अपने ही मन से जो गढ़ के, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का नाम तो आजकल बहुत चल गया है, अब सारी यूनिवर्सिटियों से ऊपर व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी हो गई। तो मतलब जो अज्ञान का सबसे बड़ा केंद्र है, वही आज लोग उसको ज्ञान का केंद्र मान रहे हैं। तो उसमें झूठी कहानियाँ, सब कहानियाँ, तो कुल मिला के आपके उसके लौटते हैं। तो ये कुछ नाम इसलिए ज़्यादा चर्चित हो जाते हैं, लोगों के मस्तिष्क में बैठ जाते हैं। पहले अपने देश में बैठते हैं, फिर धीरे धीरे सारी दुनिया में बैठते हैं। तो महात्मा गांधी का नाम अब इस देश के लिए तो नहीं रहा, अब तो वो पूरी दुनिया के लिए है, कहीं भी उनका नाम लिया जाता है। भगत सिंह की भी यही सिचुएशन हो गई है कि भगत सिंह का नाम क्रांतिकारियों में, हिंदुस्तान में सबसे बड़ा नाम क्रांतिकारियों में उनका है। अब उनका नाम पूरी दुनिया में भी, साउथ एशिया के क्रांतिकारी के तौर पे, दक्षिण एशिया के क्रांतिकारी के तौर पे, भारत, बांग्लादेश, पाकिस्तान, नेपाल, और उनका नाम तो लातिनी अमेरिकी शे गुवेरा के साथ जोड़ के देखा जा रहा है कि जैसे शे गुवेरा दुनिया के सबसे बड़े क्रांतिकारियों में से एक थे, वैसे ही भगत सिंह भी दुनिया के सबसे बड़े क्रांतिकारियों में से शामिल हैं। हाँ, एक सवाल जो आपने अभी बोला कि वो एक सोशलिस्ट क्रांतिकारी थे। एक सवाल उनका लेख है जो 3 पार्ट में है, अराजकतावाद पर। तो उसमें वो एक फ्रेंच जो एनार्किस्ट हैं उनकी प्रेज भी करते हैं। तो बाद में उन्होंने जो असेंबली में बम फेंका वो भी उन्हीं के ही एक नक्शे कदम पर चलते हुए फेंका। तो ऐसे में कई बार काफ़ी सवाल उठते हैं कि क्या भगत सिंह सोशलिस्ट के बजाय एनार्किस्ट थे? तो इस पर, क्योंकि आपने उनके पूरे पत्रों को पढ़ा है, समझा है, इस पर आपका क्या टेक है? ऐसा है कि कोई भी क्रांतिकारी अपने एक लगातार निरंतर एक प्रोसेस में रहता है, प्रक्रिया में रहता है। उसकी ट्रांसफॉर्मेशन होती जाती है, विचारों की परिपक्वता बढ़ती जाती है, और जो जो विचार उसको लगता है कि क्रांति की स्वरूप क्या होना चाहिए, तो वो अराजकतावाद में पढ़ा, खूब पढ़ा उन्होंने, लिखा भी उसके बारे में। तो और ये भी सच है कि वो वेलियां से प्रभावित थे। वेलिया ने फ्रेंच पार्लियामेंट में बम फेंका था, क्योंकि वहाँ की उसमें जो क्वीन थी, तो लोग भूखे मर रहे थे। तो उसने कहा कि अगर लोगों को रोटी नहीं मिलती तो लोग सेब खाएं, या लोग जो है वो केक खाएं। तो वो एक तरीके से जख्मों के नमक छिड़कने वाले थे कि जो रोटी गरीब का एक सबसे मामूली साधन होता है, तो उसको अगर रोटी तो मिल नहीं पा रही और वो केक कहाँ से खा लेगा। तो इसी के प्रोटेस्ट में तो उसने बम फेंका और कहा कि बहरों को सुनाने के लिए धमाकों की ज़रूरत होती है। ये एक फ्रेज थी जो वेलिया ने यूज़ की वहाँ पे, और उसको भी फांसी हुई। ये 1893 की बात है। और यही चीज़ भगत सिंह प्रभावित थे कि हमारे यहाँ भी जो है वो सुनते नहीं हैं। मैंने
उसमें ट्रेड डिस्प्यूट्स बिल था, पब्लिक सेफ्टी बिल था जो पार्लियामेंट में पेश हो रहा था, उससे मज़दूरों को क्रश करने की योजनाएं बन रही थी, उसमें सिविक आज़ादियों को, शहरी आज़ादियों को क्रश करने की कोशिश कर रही थी। तो वो सुन नहीं रहे थे, और जो इंडियन मेंबर थे पार्लियामेंट के उनकी उपेक्षा कर रहे थे, वो बहुत विरोध भी कर रहे थे। तो तब उन्होंने कहा कि जो वेलिया ने काम किया है वही हम यहाँ करेंगे, क्योंकि फिर वही नारा उन्होंने दिया कि बहरों को सुनाने के लिए दिमाग की जरूरत है। हाँ, एक एक वो सवाल भी कभी कभी उठता है उनके बारे में कि जिस तरह से उन्होंने लाला लाजपत राय की जो हत्या हुई थी उसका बदला लिया, इसके अलावा वो खुद आर्य समाजी परिवार से थे। तो कई बार ये सवाल उठता है उन पर कि वो, क्योंकि जैसे आपने आपके संकलन में हम देखते हैं कि मैं नास्तिक क्यों हूँ, उसका उसका संकलन है। वहीं दूसरी तरफ उनका आर्य समाज की तरफ कुछ जगहों पर झुकाव दिखाया जाता है। तो इसको लेकर आप क्या सोचते हैं, क्या वो आर्य समाजी थे या फिर वो एंड तक नास्तिक ही रहे? आर्य समाजी तो वो कभी भी नहीं थे, लेकिन आर्य समाज का कुछ प्रभाव उनके ऊपर देखा जा सकता है उनके बचपन में। बात यह है कि उनके परिवार को आर्य समाजी परिवार कहना उचित नहीं है। उनका परिवार सिख परिवार था। दादा अर्जुन सिंह थे, उनका फतेह, उनके परदादा या उससे भी ज़्यादा आगे पीछे के लोग महाराजा रंजीत सिंह की फ़ौज में भी थे। तो महाराजा रंजीत सिंह की फ़ौज में थे, और उनके दादा अर्जुन सिंह पर आर्य समाज का प्रभाव था। तो वो आर्य समाज का प्रभाव था, ख़ास तौर पे लड़कियों की शिक्षा को लेकर, समाज सुधार को लेकर, इस तरह की चीज़ों को लेकर प्रभाव था। और वो चूँकि ये ख़ानदान थोड़ा अमीर ख़ानदान था, और इस अमीर ख़ानदान में शुरू से ही घर में पढ़ने के लिए उर्दू में और तमाम ज़बानों में, अंग्रेज़ी में भी कई बार मैगज़ीन वगैरह आते थे। तो उसमें वो घर पे भी भगत सिंह पढ़ते थे। ये एक वाहिद परिवार है, अकेला परिवार है पंजाब का, जो एक ही समय में सिख परंपराओं का भी पालन करता था, और इनके दादा अर्जुन सिंह, बाद के लोग नहीं, सिर्फ दादा अर्जुन सिंह, वो आर्य समाजी परंपराओं का भी पालन करते थे, हवन करते थे घर में, इस तरह की चीज़ें करते थे। लेकिन बाकी जो है इनका परिवार सिख ही रहा है। तो वो उनके पिता किशन सिंह, चाचा अजीत सिंह, उससे छोटे चाचा स्वरण सिंह, तो इनके ऊपर कहीं आर्य समाज का वो नहीं है। और भगत सिंह के ऊपर शुरू में एक लेख में उनका प्रभाव नज़र आता है, पंजाब की भाषा और लिपि की समस्या। उसमें उन्होंने देवनागरी लिपि को सारी भारत की भाषाओं के लिए एक कॉमन लिपि इस रूप में सोचा है कि सारे देश की भाषा एक होनी चाहिए, सारे लोग एक दूसरे को समझना चाहिए। हालांकि वो अपनी मातृभाषा के हक में बोल रहे हैं कि हमारी मातृभाषा पंजाबी बहुत प्यारी भाषा है, बहुत मीठी भाषा है। तो हाँ। वो उस जगह वो प्रभाव है। लेकिन उस वक्त उनकी उम्र सिर्फ 17 साल की थी। तो 17 साल की उम्र में वो लेख लिखा था जब स्कूल में पढ़ते थे, और एक कंपटीशन के लिए लेख लिखा था, और इस लेख पे उनको प्रथम पुरस्कार 50 रुपये का मिला था उस समय। लेकिन ये लेख छपा तो बाद में 10 साल बाद 1933 में, लिखा 1923 में था। तो वो तो उनकी चेतना की शुरुआत थी। तो उसके बाद से तो उन्होंने सब कुछ पढ़ा दुनिया का। जब दुनिया का सब कुछ पढ़ा तो उसके बाद उनके विचार लगातार बदलते रहे। शुरू में तो वो भी धार्मिक आदमी थे, ऐसा नहीं था कि वो शुरू में धार्मिक। उन्होंने खुद का लिखा है कि मैं तब तक पक्का नास्तिक बन चुका था, ये इन्होंने 1926 के लिखा है कि 1926 तक आते आते मैं पूरा नास्तिक हो चुका था अपने विचारों से। हाँ, एक सवाल भगत सिंह को लेकर ये भी है कि जैसे हम आज देखते हो कि गाड़ियों में उनके स्टिकर लगे हुए हैं, पिस्तौल हाथ में है, और इन सब चीज़ों को देखने को मिलता है। लेकिन अगर हम देखें तो सिर्फ भगत सिंह वही नहीं है, वो पिस्तौल वाले भगत सिंह नहीं है। यानी कि मेरा क्वेश्चन ये सीधा सीधा यही है कि हिंसा को लेकर उनका क्या क्या टेक था, क्या क्या उस पर क्या समझते थे वो हिंसा को लेकर? ऐसा है कि एक क्रांतिकारी आमतौर पे समझा जाता है कि दुनिया में किसी भी देश में जहाँ भी क्रांति होती है तो क्रांति में हिंसा होती है, क्योंकि राजनीतिक सत्ता को पलटना, माने क्रांति का मतलब ही क्या है कि जो एक राजनीतिक सत्ता है ऑलरेडी, तो उसको पलटने के लिए आपको क्रांति के लिए माने एक तैयार करनी पड़ती है फौज, जनता की फौज, जब जैसे भी हो तब जाके उसकी राजपलटा होता है। दुनिया में कहीं भी शांतिपूर्ण वो क्रांति उस तरह से नहीं हुई। तो उसके लिए उनका ये था कि क्रांति हिंसा के बारे में उनके विचार बिल्कुल स्पष्ट थे। उनका ये था कि अगर क्रांति शांति से होती है
तो शांति से होनी चाहिए। अगर जो लोग सत्ता में हैं, जो लोग शोषण कर रहे हैं पूरी दुनिया का, मजदूरों का, किसानों का, सबका शोषण कर रहे हैं, अगर वो, जैसे कार्ल मार्क्स की भी अपनी धारणा थी कि ट्रांजिशन, लेकिन कोई भी सत्ताधारी व्यक्ति शांति से अपनी सत्ता छोड़ने नहीं को छोड़ेगा। तैयार नहीं होता। उस स्थिति में उनका कहना था कि हिंसा उस काम के लिए जायज है जहाँ जनता का हित हो, जहाँ जनता का अहित हो वहाँ हिंसा की जरूरत नहीं है। हाँ, ऐसे में काफ़ी सवाल उठते हैं। अगर बात करें महात्मा गांधी और भगत सिंह को लेकर, कि इनके बीच में काफ़ी ज़्यादा वैचारिक मतभेद थे, और उनको काफ़ी एग्जैजरेट करके बताया जाता है, काफ़ी बढ़ा चढ़ा के बताया जाता है। इस पर आप क्या सोचते हैं कि महात्मा गांधी के साथ उनके संबंध कैसे थे? ऐसा है कि महात्मा गांधी को वो जन नेता समझते थे, मैस लीडर समझते थे कि महात्मा गांधी का बहुत प्रभाव है भारत की जनता के ऊपर। वो अपने क्रांतिकारियों से भी ये चाहते थे कि महात्मा गांधी से सीखना चाहिए कि जनता के दिल में कैसे घर करना है। तो इस सेंस में वो महात्मा गांधी का सम्मान करते थे। कहीं भी उन्होंने गांधी जी के लिए कोई अपशब्द नहीं कहा, हमेशा उनको महात्मा कह के ही संबोधित किया। लेकिन उनको वो आदर्शवादी मानते थे। वो मानते थे कि उनके विचार जो है वो व्यवहारिक नहीं है, व्यवहारिक रूप से ये चीज़ें नहीं होती। व्यवहारिक रूप से वही चीज़ें होती हैं कि उसके लिए बहुत लंबा जन संघर्ष करना पड़ता है। अगर हम एक क्लास सोसाइटी में ले रहे हैं, वर्ग विभाजित सोसाइटी में रह रहे हैं, तो उस वर्ग विभाजित सोसाइटी में कोई वर्ग, सत्ताधारी वर्ग, अपनी इच्छा से सत्ता नहीं छोड़ता। तो इसलिए वो चाहते हैं गांधी जी से सीखो कि जनता को कैसे जागृत करना है। लेकिन जनता जागृत होकर उठेगी और फिर अपने हक लेगी। अगर वो उसको आराम से देंगे तो ठीक है, नहीं आराम से देंगे तो वो अपनी ताकत के बल पे लेंगे। हाँ, तो एक ये कि अगर आज के युवाओं को हम भगत सिंह का कौन सा चेहरा आपके हिसाब से सबसे सही माना जाएगा उनको बताना, वो हिंसा वाला या फिर वो विचार की शान पर चलने वाले लोगों का चेहरा? आपके हिसाब से आज के युवाओं को क्या जरूरत है इसमें से? अपने अधिकारों के लिए संघर्ष करना, और तब तक संघर्ष करना जब तक वो हासिल ना हो जाए। उसके लिए चाहे कितनी कुर्बानी देनी पड़े, चाहे कितना देर लगे, तो वो जितना अधिक सत्ता जो है दमनकारी होगी उतना अधिक समय लगेगा। माने भगत सिंह को मामूली रूप से नहीं समझा जा सकता। भगत सिंह को समझने के लिए बहुत जटिल तरीके से सबसे ज़रूरी चीज़ है कि भगत सिंह के विचारों को पढ़ना। तो मेरी बातों से ज़्यादा वो भगत सिंह की किताबें लें और उनको पढ़ें। मेरी बातों का असर लें या ना लें, लेकिन भगत सिंह की किताबें जो उनके लिखे हुए हैं, खत, लेख, सब कुछ, उनको पढ़कर सोचें और उनको लगे कि ये भगत सिंह के विचार हमें मानने चाहिए तो माने, वही सबसे अच्छी बात होगी। तो ये थे प्रोफेसर चमन लाल, जिन्होंने समझाया कि भगत सिंह किस तरह के व्यक्ति, किस तरह के विचार के व्यक्ति थे। ना कि हिंसा उनका प्रमुख हथियार नहीं था, उनका जो प्रमुख हथियार था वो था चिंतन। और मुझे लगता है कि आज के दिन उनकी पुण्यतिथि पर यह ज़रूरी है कि हम उनके लेखों को पढ़ें और उस पर चिंतन करें। TV9 के सभी दर्शकों का धन्यवाद। आगे के लिए देखते रहें TV9 डिजिटल।